हेलो एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर 7 वाष्पोसर्जन या ट्रांसपिरेशन कह सकते हैं। वाष्पोसर्जन में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रंध्रीय वाष्पोसर्जन या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ओके, तो आज हम लेंगे रंध्रीय वाष्पोसर्जन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। देखिए एक्चुअली होता क्या है, रंध्रीय वाष्पोसर्जन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पत्ती व रंध्र की संरचना को समझना आवश्यक है। आपको पता है कि पत्ती के ऊपरी और निचली सतह को अधिचर्म और इंग्लिश में कहते हैं कि एपिडर्मिस, अपर एंड लोअर सरफेस को क्या कहते हैं अपन, अधिचर्म या फिर कहते हैं एपिडर्मिस। ओके, और अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स होते हैं उसे कहते हैं मेसोफिल सेल्स। क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल। जबकि डाइकोटिलेडोनस प्लांट में ये पेलिसेड्स और स्पंजी सेल्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि खम्भ ऊतक और स्पंजी मृदुतक। द्विबीजपत्री में पर्ण में खम्भ ऊतक और स्पंजी मृदुतक में विभाजित होते हैं, जबकि इंग्लिश में डाइकोटिलेडोनस प्लांट में ये पेलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमस सेल में डिवाइड होते हैं। ओके, तो आगे की चीज़ों को स्टार्ट करने के पहले हमें रंध्र की यानी स्टोमेटा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा यानी रंध्र की संरचना को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम रंध्र की संरचना को समझते हैं। ओके, तो रंध्र की संरचना में ये दो रंध्र बनाया है मैंने, एक खुली हुई और एक बंद। तो पहले रंध्र की संरचना कर लेते हैं। ये देखिए दो वृक्काकार कोशिकाएं हैं, इनको कहते हैं द्वारक कोशिका, इंग्लिश में कहते हैं गार्ड सेल्स। किडनी शेप की जो हैं वो गार्ड सेल्स। ओके, तो नाम लिख देते हैं, दीज आर द गार्ड सेल्स। तो द्वारक कोशिका या गार्ड सेल्स। ओके, अब इस द्वारक कोशिकाएं, ये जो द्वारक कोशिकाएं होती हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि बीच में एक छिद्र बनता है जिसे कहते हैं स्टोमेटल पोर और रंध्रीय छिद्र। क्या कहते हैं? रंध्रीय छिद्र। इन छिद्र के खुलने और बंद होने से, खुलता है दिन में खुलता है और रात को बंद हो जाता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग को ये गार्ड सेल्स क्या करती है? कंट्रोल करती हैं। किसको? रंध्र के खुलने और बंद होने को। तो ये क्या है? इसे कहेंगे रंध्रीय छिद्र। तो लिख देते हैं, रंध्रीय छिद्र या कह सकते हैं स्टोमेटल पोर। ओके, ये स्टोमेटल पोर। देखिए द्वारक कोशिकाओं की जो भित्ति होती है, भीतरी भित्ति, जो ये भीतरी भित्ति जो होती है रंध्रीय छिद्र की तरफ, ये दिख रहा है ना, ये तो द्वारक कोशिकाओं की भीतरी भित्ति जो रंध्रीय छिद्र की ओर होती है वो मोटी और बाहर की तरफ ये भित्ति पतली होती है, बाहर की तरफ पतली होती है, जिसके कारण द्वारक कोशिकाएं जब पानी को अवशोषित करके स्फीत हो जाती हैं या फूल जाती हैं, टर्जिटी हो जाती है, तो रंध्र खुल जाते हैं। वहाँ सथल होने पे यानी फ्लैशिड होने पे चिपक जाती हैं, है ना, और बंद हो जाती हैं। तो स्वेल होकर के ओपन हो जाती हैं और फ्लैशिड होके क्लोज हो जाती हैं। यानी कि सीधे से कह सकते हैं कि द्वारक कोशिकाएं जब फूल जाती हैं तो खुलती हैं और जब सथल होती हैं तो क्या हो जाती है? बंद हो जाती हैं। तो इसके पूरी तरह से इसका खुलना और बंद होना इन गार्ड सेल्स के ऊपर गार्ड सेल्स इनका नियंत्रित करती हैं। इनकी जो त्वचा है मोटी, बाहर की तरफ जो भित्ति है बाहर की तरफ पतली और अंदर की तरफ मोटी भित्ति है, उसके कारण ये नियंत्रित होते हैं। ओके, स्फीति स्थिति में क्या होता है? द्वारक कोशिका की बाह्य भित्ति, बाह्य जो पतली भित्ति है ये, है ना, फूल कर इसको बाहर की तरफ खींचती है, फूल कर इसे बाहर की तरफ खींचती है और इससे मोटी भित्ति भी थोड़ी सी बाहर की ओर खिंच जाती है। ये मोटी भित्ति भी बाहर की ओर खिंच जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? रंध्र खुल जाता है। और सथल स्तर में कुछ नहीं होता है। सथल स्तर में क्या होता है? सथल स्थिति में द्वारक कोशिका पूर्णतः रंध्र बंद हो जाती है और ये मोटी होती हैं तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो द्वारक कोशिका के चारों ओर की कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं, इन कोशिकाओं को कहते हैं सहायक कोशिकाएं। क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं। या इंग्लिश में कहते हैं इसको सब्सिडरी सेल्स।
सब्सिडरी सेल्स, ओके, है ना। पत्तियों में रंध्र की संख्या अगर देखी जाए तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर संख्या 100 से 60,000 तक होती है। 100 से 60,000 तक इनकी संख्या होती है। तो संख्याओं के आधार पर भी पत्ते 3 प्रकार के होते हैं। इन रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर भी पत्ते जो होते हैं वो रंध्रों की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं। तो उसका अध्ययन करते हैं हम, ओके। रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, अधोरंध्री, उभयरंध्री, अधिरंध्री। अधो नीचे, उभय दोनों तरफ, और अधि ऊपरी सतह पे। याद रखिएगा, यदि रंध्र निचली सतह पे मौजूद है तो उसे कहेंगे अधोरंध्री। इस टाइप के जो पौधे होते हैं उनको एप्पल टाइप भी कहते हैं। किस प्रकार की पत्तियां कहते हैं इनको? एप्पल टाइप। इस प्रकार को क्या कहते हैं? एप्पल टाइप भी कहते हैं। एप्पल सेब के बीच में ये मिलेंगे। इनके सेब के बीज में कहाँ होगी? निचली सतह पे, पत्ते की निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होंगे, तो इसे एप्पल टाइप भी कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं हाइपोस्टोमेटिक के अंदर क्या होगा? लोअर सरफेस पे, द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस, ओके। उभयरंध्री में व्हेन स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ साइड, अपर एंड लोअर, दैट इज नॉन एज एम्फीस्टोमेटिक। एम्फी दोनों तरफ, है ना। और हिंदी में कहते हैं उभयरंध्री। इस टाइप को ओट टाइप भी कहते हैं, या हिंदी में कहेंगे जई टाइप। ये जई के पौधों में मिलता है। तो देखिए, ये डाइकॉट में मिलेगा और ये मोनोकोट में मिलेगा। ये डाइकॉट और मोनोकोट, 3 बातें याद रखिएगा। पहला, अधोरंध्री हाइपोस्टोमेटिक, इसका मतलब ये है कि पत्ते के नीचे की सतह पे रंध्र, ये स्टोमेटा प्रेजेंट है। दूसरा, इसको एप्पल टाइप कहेंगे और इसका एग्जाम्पल है एप्पल, ओके, ऑरेंजेस, संतरा। और तीसरा, ये ज्यादातर डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री में पादपों में पाया जाता है। वैसे उसी तरह उभयरंध्री में भी 3 बात याद रखिएगा। ये पत्तों की दोनों सतहों पर मौजूद होता है, ऊपर और नीचे, अपर एंड लोअर सरफेस, इसीलिए इसे उभयरंध्री कहते हैं। इसको जई टाइप, जई प्रकार का मतलब ओट टाइप भी कहते हैं, और ये ज्यादातर एक बीजपत्री पादपों में मिलता है, ओके। इनमें क्या होता है, दोनों सतहों पर लगभग रंध्रों की संख्या बराबर होती है उभयरंध्री में। अब है अधिरंध्री। अधिरंध्री में अब 3 बातें ले लीजिए। अधिरंध्री जिसमें जो रंध्र है वो ऊपरी सतह पे उपस्थित होगा। कहाँ? ऊपरी सतह पे। ऊपरी सतह पे होगा तो इसे कहेंगे अधिरंध्री या एपिस्टोमा, ठीक है। When stomata are present only on upper surface, it is called epistomatic. Example, water lily। और दूसरे भी पानी पे तैरने वाले पौधे, फ्लोटिंग टाइप के, है ना, तो इसको वाटर लिली टाइप भी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? एप्पल टाइप, इसको ओट टाइप, इसको वाटर लिली टाइप। हिंदी में एप्पल टाइप सेब प्रकार, इसको जई प्रकार, और इसको कुमुदनी प्रकार, ओके। तो ये रंध्र की उपस्थिति के आधार पे पत्ते 3 प्रकार के हैं। अब क्या है कि स्टोमेटा जो है, आपको पता है ये रंध्र जो होता है सबसे बाह्य, जो हमारी एपिडर्म होता है, बाह्य अधिचर्म, है ना, बाह्य अधिचर्म की बाह्य और दोनों अधिचर्म के पत्ती के ऊपरी और निचली सतह जो होती है, दोनों सतह यही बनाती है अधिचर्म की, है ना। तो इनके बीच में मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, और द्विबीजपत्री में पैलिसेट और स्पंजी मृदुतक स्पंजी सेल्स पाई जाती हैं, जबकि हिंदी में कहेंगे खंभुतक और स्पंजी सेल। द्विबीजपत्री के पत्ते के एक सैंडविच टाइप समझ लीजिए, ऊपर अधिचर्म, नीचे भी अधिचर्म, यानी ऊपर वाला एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और बीच में आपके पास जो डाइकोटिलीडोन है उसमें क्या है? पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमस, ठीक
ठीक है, हिंदी में कहेंगे खम उत्तक और स्पंजी मृदु उत्तक पाया जाता है। ओके, या और कई कोशिकाओं के दोनों अधिचर्म के बीच में क्या पाया जाता है, पर्ण मध्योतक मेसोफिल और मेसोफिल पाया जाता है। ओके, तो डाइकोटिलीडोन में मेसोफिल, पैलिसेट और अपने पास स्पंजी पैरेन्काइमा पाया जाएगा। तो याद रखिएगा, एक सैंडविच टाइप आप देख लीजिए, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, एक सैंडविच टाइप कह सकते हैं आप, ऊपर और नीचे की तरफ दो एपिडर्मिस का लेयर, लोअर एंड अपर एपिडर्मिस, बीच में मेसोफिल सेल्स भरी हुई होती हैं। और यही डाइकोटिलीडोन हो तो पैलिसेट और स्पंजी सेल्स भरी होती हैं, स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स। ओके, अब है रंध्र का खुलना बंद होना। इनके खुलने और बंद होने के पीछे कारण क्या है? तो रंध्र की गति की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, इसको 3 तरीके से समझाया गया है। आपके 3 हाइपोथेसिस, 3 परिकल्पना दी गई हैं। अब हम उन्हीं 3 परिकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, रंध्र की गति क्रियाविधि में सबसे पहला हम अवधारणा यानी हाइपोथेसिस परिकल्पना ले रहे हैं, मांड सकरा परिवर्तन, यानी मांड को कहते हैं स्टार्च सकरा सुगर हाइपोथेसिस, स्टार्च सुगर हाइपोथेसिस। इसको दिया था जेडी सायरे। जेडी सायरे ने कब? 1923 में, 1923 में। देखिए, एक बार समझा देती हूँ फिर लिख दूंगी। एक्चुअली इनके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने कहा कि दिन के समय जो गार्ड सेल्स यानी द्वारक कोशिका होती हैं, है ना, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। दिन में गार्ड सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है तो पीएच बढ़ जाता है, और पीएच जब बढ़ जाता है तो फास्फोराइलेज जो एंजाइम होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देती हैं। और जैसे ही ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है, इसकी वजह से डिफ्यूजन यानी विसरण दर बढ़ जाती है, और क्या होता है कि पानी अंदर डिफ्यूजन जब दर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, द्वारक कोशिकाएं में क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, जिसकी वजह से वो फूल जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी और रंध्र खुल जाएगा। ओके, तो रात को उल्टा होता है। रात को क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, कम होती है ना, सॉरी बढ़ जाती है। रात को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, जिसकी वजह से उल्टा हो जाता है। क्या होता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मंड में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, और क्या हो जाएंगी, द्वारक कोशिका सथल पड़ जाएंगी क्योंकि उनके अंदर का जल सहायक कोशिकाओं में चली जाएंगी और जिसकी वजह से वो बंद हो जाएंगी। तो चलिए इसको एक बार लिख देते हैं। ये देखिए, दिन में, हम दिन की बात कर रहे हैं और यहाँ रात का लिखेंगे। दिन में क्या होता है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा द्वारक कोशिकाओं में कम होती है, द्वारक कोशिकाएं नहीं, गार्ड सेल्स में, जिससे फॉस्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। और जब ये एंजाइम सक्रिय होगा तो ये क्या करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, जिसकी वजह से डिफ्यूजन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, विसरण दाब न्यून बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से द्वारक कोशिकाओं में जो सहायक कोशिकाएं हैं उनसे आके क्या, जल भर जाएगा और जिसकी वजह से वो क्या होंगी, फूल जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी, टर्जिट हो जाएंगी और रंध्र खुल जाएंगे यानी स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जैसे ही स्टार्च ग्लूकोज में परिवर्तित होगा, डीपीटी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये फूल जाती हैं और खुल जाती हैं। रात में उल्टा होता है। रात में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है द्वारक कोशिकाओं में बढ़ जाती है और फास्फोरेस फिर सक्रिय नहीं होता है तो क्या होगा, ये वह पुनः इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से वो क्या होते हैं, सथल फ्लैसिड सिकुड़ जाते हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो चलिए लिख देते हैं रात का। तो रात का ले लेते हैं। रात में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा द्वारक कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जबकि इसमें क्या हो रही है, कम हो रही है। इसमें पीएच बढ़ जाता है और इसमें पीएच कम हो जाता है। इसमें फास्फोराइजेशन सक्रिय नहीं होती, जबकि इसमें सक्रिय होती है ना। तो इसमें फास्फोराइलेज का कोई मतलब ही नहीं है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है तो पीएच बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये सक्रिय हो जाती है। यहाँ पर बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रात में, जिसकी वजह से पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी पीएच अम्लीय हो जाता है। ये भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, पीएच अम्लीय हो जाता है। यहीं लिख देती हूँ ऊपर की ओर, पीएच अम्लीय हो जाता है। कम हुआ पीएच तो अम्लीय होगा, अम्लीय मतलब एसिडिक हो जाएगा। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को किस में बदल देगा, वापस स्टार्च में। किस में, स्टार्च में। और ये क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब सिकुड़ जाएंगी, सथल का मतलब सिकुड़ जाएंगी, और गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, बंद। तो ये था हमारा पहला हाइपोथेसिस, मंड-सक्रा परिकल्पना। ओके, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। एक बार देख लीजिए, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस दिन और रात में इसको दिया था J.D. सायरे ने। J.D. सायरे ने 1923 में दिया था। उन्होंने दिन में और रात में, है ना, दिन में क्यों खुलता है और रात में क्यों बंद हो जाता है, इसके बारे में बताया था। अच्छा, एक और बात इसमें बता दूं, सायरे के पहले लॉयड ने बताया था कि जो द्वारक कोशिका यानी कि जो गार्ड सेल्स होती हैं, है ना, उनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। उन्होंने भी बताया था कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। ओके, मंड-सक्रा परिकल्पना को यानी कि सायरे की परिकल्पना को स्टीवर्ड ने आगे बढ़ाया। तो हम नेक्स्ट परिकल्पना लेंगे स्टीवर्ड की परिकल्पना। स्टीवर्ड ने क्या परिकल्पना दी, ओके। देखिए, स्टीवर्ड ने क्या किया, मंड-सक्रा परिकल्पना यानी कि सायरे की परिकल्पना को ही आगे बढ़ाया, उसकी हाइपोथेसिस को ही उसने आगे कन्वे किया। उसने कहा कि जब पीएच अधिक होता है, बढ़ जाता है पीएच, तो है ना, उसने कहा स्टीवर्ड ने कि जब पीएच बढ़ जाता है तो जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये आपने पढ़ लिया है ना। पीएच जब अधिक होता है तो स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो स्टीवर्ड ने कहा ये यहीं तक नहीं रुकता, ये आगे भी और विश्लेषित होता जाता है, यानी आगे और टूट कर ये ग्लूकोज बनाता है, आगे और इसका रिएक्शन स्टार्ट रहता है। तो देखिए, स्टीवर्ड ने आगे इसको और कन्वे किया। उसने कहा कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बदलता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में बदलता है। इसने क्या किया, सायरे की परिकल्पना को और आगे बढ़ाते हुए इसने कहा कि जब पीएच अधिक होता है तो स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलता है, लेकिन यहीं तक नहीं रुकती अभिक्रिया, ये आगे और बढ़ती जाती है। एक फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है और फिर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज, ये दोनों जल में अत्यधिक घुलनशील है इसकी तुलना में। ये कम घुलनशील है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कम घुलनशील है, जबकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज ये अधिक घुलनशील है। किसमें, जल में ज़्यादा घुलते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि गार्ड सेल जो होते हैं, द्वारक कोशिका, उनके कोशिका रस यानी सेल सेप, है ना, उसमें उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। द्वारक कोशिका की कोशिका रस की सांद्रता काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके वजह से रंध्र खुल जाते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं, रंध्र, लास्ट में लिख सकते हैं रंध्र ओपन, इसके वजह से रंध्र खुल जाते हैं। वापस बता रही हूँ, स्टीवर्ड ने सायरे की परिकल्पना को और आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जब पीएच की मात्रा बढ़ जाती है तो स्टार्च जो होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के बाद और टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में। चूंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में अत्यधिक घुलनशील है, जिसकी वजह से सांद्रता काफ़ी बढ़ जाती है द्वारक कोशिकाओं के कोशिका रस की, और जिसके वजह से क्या होता है, रंध्र खुल जाता है। इंग्लिश में ये है कि Stewart extend the hypothesis of Saire. Okay, Stewart extended the hypothesis of Saire and told if the pH is high, then the starch convert into glucose 1 phosphate. But this reaction is end till glucose 1 phosphate again
convert into glucose 6-phosphate and glucose 6-phosphate convert into glucose. Whereas glucose 6-phosphate and glucose is more soluble in water than glucose 1-phosphate, which increase the concentration of guard cells. Which increase the concentration of guard cells, है ना, cell shape, है ना, which increase the concentration of guard cells, cytoplasm कहो या cell shape, and due to which the stomata open. Okay, तो स्टीवर्ट ने कुछ नहीं किया, स्टीवर्ट ने आगे इसी को और ज़्यादा हाइपोथेसिस को कन्वे किया, आगे और ज़्यादा इसको एक्सटेंड किया, है ना, विश्लेषण किया आगे सायरे की ही परिकल्पना को. ओके, तो ये थी हमारी स्टीवर्ट की परिकल्पना. तो अब तक हमने 2 थ्योरी पढ़ी. एक पढ़ा हमने मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट में, एक पढ़ा हमने स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस और दूसरा स्टीवर्ट हाइपोथेसिस, यानी मंड सकरा परिकल्पना और स्टीवर्ट की परिकल्पना. अब हम तीसरा ले रहे हैं एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी, और कह सकते हैं सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत. देखिए, इसको पहले एक डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद रिटर्न वर्क करेंगे. डायग्राम में सबसे पहले हम ले रहे हैं एक स्टोमेटा किस तरीके से डे और नाइट में वर्क करता है. इस सिद्धांत को सबसे पहले दिया था इमामुरे और फ्यूजोनो ने. इमामुरा और फ्यूजोनो ने 1959 में. बाद में लेविट ने इसको और ज़्यादा मॉडिफाई रूपांतरित कर दिया 1974 में. ओके, तो अब हम देख रहे हैं, डायग्राम से पढ़ेंगे कि दिन के समय ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाती हैं, ऐसा क्या चेंजेस आती है अकॉर्डिंग टू देम, इमामुरा एंड फ्यूजोनो लेविट के अकॉर्डिंग. ओके, ये मैंने बनाया है स्टोमेटा का गार्ड सेल्स, जिसको हिंदी में द्वारक कोशिका कहते हैं और रक्षक कोशिका भी कह सकते हैं आप इसको. ओके, द्वारक कोशिका, ये मैंने आपका बनाया है एक स्टोमेटा. सब्सिडरी सेल्स यानी सहायक कोशिकाओं को ये बना देते द्वारक कोशिका. सब्सिडरी सेल्स यानी कि सहायक कोशिकाओं को मैंने लाइट थोड़ा सा बनाया है, हल्का सा हम इसको भी डार्क ले लेते हैं. चलिए, दैट यू कैन एंज्यूम और रिकॉग्नाइज इट. ये लीजिए. ओके, नाउ हम पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू इमामुरा और फ्यूजोनो ने क्या कहा कि दिन में क्यों स्टोमेटा ओपन होते हैं, उसके कारण. देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये जो द्वारक कोशिका यानी गार्ड सेल्स हैं, है ना, गार्ड सेल्स हैं, ये दिन में मैलिक एसिड बनाती हैं. क्या बनाती हैं? मैलिक एसिड. तो चलिए लिख देते हैं कि दिन में ये क्या बनाती हैं? मैलिक एसिड बनाती हैं. ओके, दिन में मैलिक एसिड बनाएंगी और मैलिक एसिड बाद में डेसोसिएट हो जाएगा. डेसोसिएट यानी वियोजित हो जाएगा. किसमें? मैलेट में. और एच आयंस को रिलीज करेगा. सब्सिडरी सेल में होता है पोटेशियम आयन. सब्सिडरी सेल्स में क्या होते हैं? पोटेशियम आयन. अब क्या होता है कि इसमें से ये पोटेशियम आयन और इसका ये एच आयंस, तो सब्सिडरी सेल से पोटेशियम आयन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा. देखो, इसमें क्या लिखा है? सक्रिय. हमने क्या लिखा है? सक्रिय पोटेशियम आयन का स्थानांतरण. तो ये पोटेशियम जो होगा वो कहाँ आएगा? अंदर की साइड गार्ड सेल्स में. ओके, और एच आयंस के अंदर, और एच आयंस कहाँ मूव करेंगी? बाहर की तरफ. तो जब पोटेशियम अंदर आएगा तो एच आयंस होंगी, तो ये एच आयन से रिएक्ट कर लेगा, और एच आयन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एच आयन से रिएक्ट करके बनाएगा पोटेशियम मैलेट. क्या बनाएगा? पोटेशियम मैलेट. एच आयन से रिएक्ट करके पोटेशियम मैलेट बनाएगा जब ये अंदर की ओर आएंगी. ये के आयन खूब सारी इसमें होंगी, वो अंदर आएंगी और इस एच आयन से रिएक्ट करेंगी, है ना, और पोटेशियम मैलेट बनाएगी. अब देखिए, पोटेशियम मैलेट की वजह से क्या होता है? इस गार्ड सेल्स की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, है ना, द्वारक कोशिकाओं की पराशरण सांद्रता में वृद्धि हो जाती है. पराशरण
सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। क्या इंक्रीज हो जाता है? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। अब जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो डीपीडी बढ़ जाएगी। डीपीडी डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन होने की जब रेट बढ़ जाएगी तो इसके अंदर इधर से वाटर क्या होंगे, H2O इनसाइड को मूव करेंगे खूब सारे अंदर, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, स्फीत हो जाएगा, टर्जिटी हो जाएगा। टर्जिट होने के कारण क्या हो जाएगा, ये खुल जाएंगे। तो मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। मैलिक एसिड चेंज इनटू मैलेट एंड H आयंस। मैलेट एंड H आयंस में H आयंस क्या होते हैं, ये बाहर की ओर मूव करते हैं। ये H आयंस बाहर की ओर मूव करते हैं और K आयन अंदर की ओर आते हैं। तो ये पोटेशियम आयन H आयन से रिएक्ट कर लेते हैं और बनाते हैं पोटेशियम मैलेट। क्या, K आयन रिएक्ट विच H आयन और बनाते हैं पोटेशियम मैलेट। क्या बनाते हैं, पोटेशियम मैलेट, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और उसके वजह से क्या होती है, डीपीटी बढ़ जाती है और एंडो ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अंदर की ओर पानी आने लगता है और जिसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। ओके, तो ये तो था दिन का, हमने पढ़ा डे के लिए, दिन में ये प्रोसेस हुआ। अब इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं। ओके, तो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए, दिन में द्वारक कोशिकाओं यानी गार्ड सेल्स में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। मैलिक अम्ल का वियोजन यानी डिसोसिएशन होता है, जिससे मैलेट और H आयंस बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है सहायक कोशिका यानी सब्सिडरी सेल से K आयंस का सक्रिय संवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये कहाँ जाती हैं, रक्षक कोशिका यानी कि सेम द्वारक कोशिका है ना, गार्ड सेल्स में जाती हैं और गार्ड सेल्स में प्रवेश कर H आयंस को बाहर प्रवेश करती हैं। जब ये K आयन अंदर जाएंगी, H आयन बाहर निकलेंगी, तो दोनों में रिएक्शन होगा और दोनों क्या बनाएंगी, पोटेशियम मैलेट बनाती हैं, जिसकी वजह से द्वारक कोशिकाओं की पराशरण सांद्रता बढ़ जाती है और अंतः पराशरण द्वारा क्या होता है, कोशिका में स्फीति आती है, जिसकी वजह से रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो अब पढ़ते हैं रात में क्या हो जाता है, रंध्र बंद क्यों होते हैं। ओके, देखिए रात में क्या होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट। सनलाइट हमारे यहाँ नहीं आती, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, किसमें, गार्ड सेल्स में। गार्ड सेल्स में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है तो एस्बेक्सिक एसिड जो हार्मोन भी है ये एक्टिव हो जाती है। एस्बेक्सिक एसिड क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और मैलिक एसिड को स्टार्च में कन्वर्ट कर देती है। मैलिक एसिड को स्टार्च में कन्वर्ट कर देती है और जो हमारे गार्ड सेल्स में के पोटेशियम आयन आए थे, वो पोटेशियम आयन अंदर से कहाँ चले जाते हैं, अब बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन थी उसमें कमी आ जाती है। गार्ड सेल की कंसंट्रेशन में क्या होती है, कमी आ जाती है, जिसकी वजह से एक्सो एक्समोसिस होता है। एक्सो ऑस्मोसिस होता है और एक्सो ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, पानी बाहर की ओर जाएंगे और इसके वजह से द्वारक कोशिका सथल यानी कि गार्ड सेल्स फ्लैसिड सिकुड़ जाएंगे और रंध्र बंद हो जाएंगे, है ना। वापस एक बार इनको हल्का सा लाइट डेमोन्स्ट्रेशन से ले लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम दिन में चलते हैं। दिन में क्या था, दिन में था हमारे कि द्वारक कोशिका मैलिक एसिड बनाते हैं। द्वारक कोशिका यानी गार्ड सेल्स क्या बना रहे हैं, मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड का क्या हो रहा है, वियोजन। वियोजन से क्या बन रहा है, मैलेट H आयन। अब मैलेट H आयन में K आयन क्या हो रहा है, K आयन सब्सिडरी सेल से एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो हमारे सब्सिडरी सेल से उनसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और कहाँ आता है, हमारे द्वारक कोशिका की तरफ, रक्षक कोशिकाओं की तरफ। और यहाँ रक्षक कोशिकाओं में जो H आयंस थी कहाँ गई, बाहर की तरफ निकलती हैं। ओके, अच्छा, जब ये दोनों जा आ रहे होते हैं, H आयंस बाहर की तरफ जाता है सब्सिडरी सेल्स की तरफ और सब्सिडरी सेल से K आयंस
गार्ड सेल्स की तरफ आते हैं तो क्या बनता है दोनों से? पोटेशियम मैलेट, जिससे पराशरण सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और बढ़ने से क्या होगा? एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस यानी कि पानी कहाँ आएगा? गार्ड सेल्स की तरफ, है ना। और गार्ड सेल्स की तरफ पानी आने से क्या होगा? फूल जाएंगे गार्ड सेल्स, टर्जेट हो जाएंगे और स्टोमेटा खुल जाएंगे। ओके, अब लेते हैं हम नाइट में। नाइट में क्या होता है? देखिए, सबसे पहले नाइट में आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। नहीं होने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है? एस्बेस्टस हार्मोन एसिड क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं? मैलिक एसिड को स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। अब स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं तो अंदर जो गार्ड सेल्स के अंदर के आयंस थे वो कहाँ आ जाते हैं? बहिर्गमन। बहिर्गमन मतलब एग्जिट, बाहर की तरफ निकलते हैं। तो क्या होता है? जब के आयंस एग्जिट हो गए तो गार्ड सेल्स जो होंगी द्वारक कोशिकाओं की पराशरण सांद्रता में कमी आ जाएगी, यानी कि गार्ड सेल्स की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एग्जोस्मोसिस। एग्जोस्मोसिस यानी गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट पानी कहाँ जाएगा? सब्सिडरी सेल्स की तरफ, बाहर की तरफ। ओके, और इसकी वजह से द्वारक कोशिका क्या होंगी? सथल, फ्लैसिड, और रंध्र बंद हो जाएंगे। ओके, और अब इसको एक डायग्राम से भी थोड़ा कर लेते हैं। ये देखिए डायग्राम मैंने लिख दिया है। डायग्राम में दिन में मैलिक एसिड बनेगा। मैलिक एसिड मैलेट में बनता है। मैलेट बनने के बाद पोटेशियम मैलेट में बनता है। जब हाइड्रोजन बाहर जाएगा, ये देखिए हाइड्रोजन आयंस बाहर जाएंगे और पोटेशियम आयन कहाँ आएंगे? अंदर की तरफ आएंगे, तो दोनों रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करके पोटेशियम मैलेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पोटेशियम मैलेट। ठीक है, और इससे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और क्या होगा? यहाँ होगा आपके एंडोऑस्मोसिस। और ये जो है ये क्या हो जाएंगे? पानी बाहर से, एंडोऑस्मोसिस यानी बाहर से पानी अंदर की ओर आएगा, और ये गार्ड सेल्स फूल जाएंगी, फूल के खुल जाएंगे। ओके, रात में रात में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो इसमें से के आयंस कहाँ जाएंगे? नाइट में के आयंस बाहर जाएंगे। ओके, नाइट में देखिए चूंकि लाइट नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसपे एस्बेक्सिस एसिड क्या हो जाएगी? एक्टिव, और के आयंस इस गार्ड सेल से कहाँ जाएंगी? बाहर की ओर निकलेंगी, जिससे क्या होगा? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन घट जाएगी और एक्सोस्मोसिस होगी। एक्सो यानी कि H2O बाहर निकलेगी। यहाँ तो H निकल रहे थे, यहाँ H2O भी बाहर निकलेगी, जिसके वजह से क्या होगा? सिकुड़ जाएंगी। ये पूरे सेल्स क्या होंगे? फ्लैशिड हो जाएंगी। ये पूरे के पूरे सेल्स जो होंगी वो सिकुड़ जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी। ये पूरा सिकुड़ करके पूरा बंद हो जाएगा, है ना। ये पूरा सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ने की वजह से ये बंद हो जाएगा। ओके, तो क्या हुआ? ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरीके से पोटेशियम सक्रिय आयन सिद्धांत वर्क करता है। इसको दिया था इमामुरा और फ्यूजो ने, और लेविट ने इसको वापस मॉडिफाई किया था। तो दिन में स्टोमेटा ओपन रहते हैं और रात में क्लोज होते हैं। इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने अलग अलग तरीके से अपने अपने हाइपोथेसिस दिए। हमने 3 हाइपोथेसिस पढ़े, आप उसको वापस पढ़िएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम आपके नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।